नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। हिंदी के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे संबंधित क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश के हर एक एग्जाम में आने कंपलसरी हैं। अगर आप केवल एक ही सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते हैं तो कुछ एग्जाम्स में आपके 35% और कुछ में आप 50% तक स्कोर कर सकते हैं। चाहे आपका पेट का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का में कनिष्ठ सहायक हो, चाहे आप लेखपाल बनना चाहते हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, वीपीओ का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम्स हो, हिंदी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन दिस सेशंस। अब इस क्लास के बारे में आज हमारी चर्चा रहेगी भारत के विकास क्रम के बारे में। वैसे आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके समक्ष एक इंपॉर्टेंट न्यूज देता हूं कि द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोगों के लिए फ्री में बैचेस लेके आया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करो, आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त एग्जाम अभी कवर कर रहे हैं, साथ में एसएससी के कुछ सेक्टर्स में कवर किए जा रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपको सिर्फ ऐसे लिखना है कि इस एग्जाम पे इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप कनिष्ठ सहायक की तैयारी करें तो आपको लिख देना है कनिष्ठ सहायक, और आपको उसके बाद एक ऐसे बैच से जोड़ दिया जाएगा जो व्हाट्सएप पे भी होगा, टेलीग्राम पे भी होगा, जहाँ पे आप लोगों को इनके पीडीएफ मिला करेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिला करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको ये सभी चीजें चाहिए तो आप एक छोटा सा मेरा ये काम कर दीजिएगा। सेकंड, ये काम तब करना है जब आप अपने कम से कम 10 दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर चुके हो और उनसे कह चुके हो वो अपने 10 और दोस्तों को शेयर करेंगे। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा रहेगा भाषा के विकास क्रम के बारे में, कि भाषा क्या है हकीकत में, भाषा का सामान्य परिचय है। विकास क्रम तो थोड़ा सा कल की क्लास में स्टार्ट हो पाएगा। आज की क्लास में केवल भाषा, राजभाषा, संपूर्ण सॉरी भाषा, राजभाषा हो गया, ठीक है, एक दूसरे से मिलन किस तरह से होता है, भाषा का मौखिक स्वरूप क्या, लिखित स्वरूप क्या, सांकेतिक स्वरूप को किस लिए नहीं जोड़ा जाता है, इन सभी विषयों के बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। मातृभाषा में डिफरेंस जानेंगे। अगर आप क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, अपने मन के विचारों को कमेंट भी कर चुके होंगे। आप सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास कहाँ से होने वाली। सबसे पहले आज की क्लास में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे उसको देखता हूँ, और छोटा सा मैं इसको सेटअप कर देता हूँ बस, ठीक है। सबसे पहले भाषा विकास क्रम की आज के सेशन में हमारा होगा भाषा का उद्देश्य क्या है, भाषा का विकास क्या होगा, वर्तनी क्या है, प्रकार क्या है, भाषा ग्रुप एवं लिपि के बारे में जानेंगे। ये मुख्य पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहले भाषा का उद्देश्य समझते हैं। भाषा है क्या, अपने जैसे मैं आपको इस समय कुछ बता रहा हूँ तो कैसे, भले ही माध्यम डिजिटल है परंतु मेरे मुख से कुछ ऐसे वर्णों का समूह निकल रहा है जो आपके कानों तक पहुंच रहा है। मैंने कुछ भाषा को बोला, आपने उसे डिकोड किया और आप समझ रहे हैं। तो अपने मन के वर्णों को, विचारों को, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा जो मुख्य रूप से ये संस्कृत धातु के, भाषा का शब्द है और ये भाष धातु से बना हुआ है। संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना हुआ है। और भाष का अर्थ क्या होता है, समझना या जानना। अपने मन के विचारों को दूसरों को समझाने या दूसरे के मन के विचारों को जानने की प्रक्रिया भाषा है। भाषा के कई स्वरूप हो सकते हैं, वह मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, परंतु व्याकरण की दृष्टि से केवल मौखिक और लिखित को संयुग्मन दिया गया है। सांकेतिक भाषा को व्याकरणविद नहीं मानते हैं, इसको केवल मौखिक रूप में ही मानते हैं। सांकेतिक भाषा को सांकेतिक रूप में रखते हैं। और भाषा के दो मुख्य रूप से माने जाते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब भाषा के अगर प्रकार, रूप, स्वरूप के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले भाषा का उद्देश्य समझ में आया। भाषा का उद्देश्य क्या है, मन के विचारों की अभिव्यक्ति करना तथा दूसरे के मन के विचारों को समझना। यह प्रक्रिया भाषा के माध्यम से होती है। भाषा के स्वरूप 3 है परंतु व्याकरणविद 2 ही मानते हैं। कौन कौन से, मौखिक व लिखित, सांकेतिक प्रारूप नहीं मानते हैं। ठीक, कंफर्म। अब डाटा यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं। भाषा क्या है, भाष धातु से मिलकर बना होता है जिसे वाणी की अभिव्यक्ति कहते हैं। ये सब लाइंस खत्म करो। भाषा को मुख्य रूप से 3 आधार पर बांटा जाता है, एक अभिव्यक्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, तीसरा व्याकरणीय प्रयोग के आधार पे क्या होता है, या क्षेत्रफल विभाजन के आधार पे। भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर क्या है, अभिव्यक्ति के आधार पे व्याकरणविद 2 मानते हैं, एक मौखिक, लिखित, परंतु तीसरा और होता है जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, तो तीनों स्वरूप याद रखिए। मौखिक भाषा क्या है, भाषा का वर्तमान स्वरूप जिसमें हम लोग अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरे के मन के विचारों को समझने के लिए वर्णों के क्रम का प्रयोग करते हैं, व शब्दों का प्रयोग करते हैं, ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये जो ध्वनि आप तक पहुंचे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या है, यह जो प्रारूप लिखा हुआ है, भाषा का लेखन रूप जो वर्णों के माध्यम से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग लेखन या लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा क्या है, ठीक,
मन के इशारों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे होंगे। देखिए, अगर आप क्लास के बारे में चर्चा करें तो देखिए, हिंदी भाषा की क्लास बेसिक टू जीरो टू हीरो बेस पे रहेगी, ए टू जी कंप्लीट सेशन रहेगा। इसलिए हो सकता है आज की क्लास आपको ज्यादा औचित्य ना लग रही हो, कि सब तो आपको पता ही है, मौखिक भाषा क्या, लिखित भाषा क्या, सांकेतिक भाषा क्या, तीनों डाटा तो कंफर्म हो गया, परंतु ये प्रारूप ध्यान रखिएगा। अब चर्चा करें अगर इसी के आधार पर, प्रयोग के आधार पर मातृभाषा, प्रांतीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजकीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, सांस्कृतिक भाषा, मानक भाषा, अमानक भाषा, इसी के साथ आप लोगों का संपर्क भाषा के रूप में होगा संपर्क भाषा। ये सभी भाषा के प्रारूप और होते हैं, इनके बारे में एक एक को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, और व्याकरण के आधार पर चर्चा करें, क्षेत्र के आधार पर बोली, विभाषा, उपभाषा एक ही का स्वरूप है, और भाषा। अच्छा, बोली क्या होता है? बोली के भाषा का स्थानीय स्वरूप बोली कहलाता है, जिसमें व्याकरण का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता, या भी इसका व्याकरण अल्प विकसित होता है, या व्याकरण लगभग नगण्य के बराबर है, उसे क्या करेंगे? बोली। सामान्य राज्य क्षेत्र में या सामान्य क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा। विभाषा और उपभाषा क्या है? विभाषा और उपभाषा बोली का विस्तृत स्वरूप है, जिसमें कुछ मात्रा में व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, और इसमें साहित्यिक रचनाएं अल्प मिलती हैं, बहुत ज्यादा साहित्यिक रचनाएं, परंतु साहित्यिक रचनाएं प्रारंभ हो गई। और भाषा क्या होती? कोई भी भाषा जिसमें, देखिए भाषा के तीन मुख्य तौर पे पिलर है। सबसे पहले सुव्यवस्थित सुसंगठित व्याकरण होना चाहिए। सेकंड क्या है? इसमें शब्दावली बहुत सुगम होनी चाहिए, और अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए लगभग समस्त शब्दावलियों का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा क्या होता है? इसका राज्य क्षेत्र या क्षेत्रीय विकास ज्यादा होना चाहिए। ये तीन जिस भी बोली में मिल गई, जिस भी भाषा विभाषा में मिल गई, जिस भी उपभाषा में मिल गई, उन सभी चीजों को, उस भाषा उपभाषा बोली को हम भाषा का प्रारूप समझ लेंगे। क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए, विस्तृत सुव्यवस्थित व्याकरण होना चाहिए, और साहित्यिक रचनाएं अत्यंत होनी चाहिए, साहित्यिक रचनाएं बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए। अब ये सभी की सभी हम लोगों को किस भाषा में मिलती, किस बोली मिलती, इन सभी के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। पहले चलते हैं प्रयोग के आधार पे कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा? तो ध्यान रखिएगा, भारत की वर्तमान समय तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्र या देश की एकता संप्रभुता को एक साथ रखते हुए जिस एक भाषा का प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र द्वारा कंपलसरी रूप से किया जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में राष्ट्रभाषा का प्रारूप नहीं है, भारत में राजकीय भाषा का प्रारूप है, राजभाषा का प्रारूप, परंतु राष्ट्रभाषा नहीं, इसलिए भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, भारत में दो भाषाएं मुख्य तौर पर प्रयोग की जाती हैं, एक हिंदी भाषा, उसी के साथ साथ ही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिए। परंतु भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा क्या? क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, व्याकरण सरल होना चाहिए, शब्द भंडार समृद्ध होना चाहिए, ज्ञान व साहित्यिक रचनाएं होनी चाहिए, साथ में संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का दृढ़ होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक उस भाषा से मानवीय रूप से तथा आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हो। इस तरह की भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा के संकल्पना देंगे, परंतु भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग बोली के बारे में। अब एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते चले। बोली क्या है? बोली क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बोली क्या है? भाषा का स्थानीय रूप या भाषा का अत्यंत सूक्ष्म रूप, जो स्थानीय व्यक्तियों द्वारा आपस के मन के विचारों का आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग बोली कहते हैं। भाषा का घरेलू रूप या भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है, तथा इसका कोई भी व्याकरण नहीं होता, ये अव्याकरण नहीं होती है। इसका उद्देश्य केवल मन के विचारों को प्रस्तुत करना होता है, साथ में इसमें साहित्यिक रचनाएं ना के बराबर होती है, साहित्यिक रचनाएं कोई भी नहीं होती है। इसका शब्द भंडार सीमित रहेगा, अत्यंत शब्द भंडारों की इसमें जरूरत नहीं होगी। इसमें शब्द जैसे गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, ये प्रमुख बोलियां। आप उपभाषा या विभाषा के बारे में चर्चा करें। उपभाषा विभाषा क्या है? जब बोली का राज्य क्षेत्र, बोली का विस्तार क्षेत्र थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तथा घरेलू रूप से ना रह के आसपास के कुछ समृद्ध क्षेत्रों तक पहुंच जाती है, तो यह बोली ना कहला के या विभाषा या उपभाषा कहलाती है। बोली का अपेक्षाकृत विस्तृत रूप है, इसमें वर्ग, समुदाय या क्षेत्रफल द्वारा प्रयोग की जाती है, जैसे व्रज, भोजपुरी, अवधी तथा मैत्री, तथा इसमें कुछ हद तक साहित्यिक रचनाएं भी देखने को मिलती हैं, कि इसमें साहित्यिक रचनाओं की भरमार देखने को नहीं मिलती, परंतु साहित्यिक रचनाएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। अभी अभी यहाँ पे साहित्यिक रचनाएं हुई। जब साहित्यिक रचनाएं होंगी तो व्याकरण उपस्थित होगा, परंतु व्याकरण अत्यंत सुदृढ़ नहीं होगा, व्याकरण अभी विकसित हो रहा होगा, व्याकरण का विकसित रूप नहीं होगा। विभाषा क्या है? यहाँ व्याकरण है, परंतु व्याकरण अत्यंत सुदृढ़ नहीं है, साहित्यिक रचनाएं परंतु अल्प है। क्षेत्रफल क्या है? बोली के अपेक्षाकृत ज्यादा क्षेत्रफल में।
अब यहाँ पे हम लोग भाषा के बारे में फिर चर्चा करते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा क्या? विभाषा वह विभाषा या वह उपभाषा जिसमें साहित्यिक रचनाएं अत्यंत पाई जाने लगे, साथ में इसमें व्याकरण विकसित कर दिया जाए। ऐसी विभाषा या उपभाषा जिसका व्याकरण सुदृढ़ व सुविकसित हो जाए तथा उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगे, तो इस तरह की भाषा विभाषा या उपभाषा क्या कहलाएगी? इसे भाषा कहेंगे। जैसे हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, उर्दू भाषा, ठीक, ये भाषाएं क्या होंगी? ये भाषा हो गई। अब राजभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में राजभाषा की संकल्पना प्रस्तुत है, और राजभाषा के बारे में ध्यान रखिएगा, भारत में दो राजभाषाएं हैं मुख्य तौर पे, हिंदी, और हिंदी के साथ में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा क्या है? संविधान के कारण जो भाषा मान्य की गई हो, भारतीय संविधान में जिस भाषा का मानक रूप प्रस्तुत किया गया हो, उसे हम लोग राजभाषा का संज्ञा देंगे। और ये राजभाषा क्या है? भारत में हिंदी की खड़ी बोली का स्वरूप, संपूर्ण हिंदी नहीं, हिंदी का क्या है? खड़ी बोली स्वरूप। और इसमें लिपि कौन सी रहेगी? लिपि रहेगी देवनागरी लिपि। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। केवल हिंदी का नहीं, हिंदी का कोई स्वरूप नहीं प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी लिपि क्या रहेगी? देवनागरी लिपि। इस तरह की भाषा को हिंदी भाषा में स्वीकार किया गया। खड़ी बोली देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा में स्वीकार किया गया कब? भारतीय संविधान के भाग 17 आर्टिकल 343 वन में इसका वर्णन किया गया है। राजभाषा क्या है? वह भाषा जिसका संविधान में उल्लेख किया जाए, भारतीय संविधान में उल्लेख किया जाए, उसे कहेंगे राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या? राष्ट्र को एकता में या पूरे राष्ट्र को एक सूत्रधार में पिरोने की क्षमता जिस भाषा के अंतर होती है, उसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। बोली क्या है? भाषा का स्थानीय स्वरूप जिसमें व्याकरण नहीं होगा, साहित्यिक रचनाएं नहीं होगी, केवल ये लोकल स्तर पर अपने मन के विचारों को प्रस्तुत या एक दूसरे तक पहुंचाने कार्य करेगी। विभाषा या उपभाषा क्या है? इसका साहित्यिक रचनाएं तो नहीं होंगी, परंतु अल्पकाल में साहित्यिक रचनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। व्याकरण अभी सुदृढ़ नहीं होता है, परंतु इसका क्षेत्र बोली के अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। कई बोलियां मिलकर कभी कभी विभाषा का स्वरूप लेती हैं। और उपभाषा क्या कहलाती है? भाषा सदैव विभाषा का विस्तृत रूप है। क्षेत्रफल अत्यधिक हो गया, व्याकरण सुदृढ़ हो गया तथा अत्यंत साहित्यिक रचनाएं होने लगी। जब साहित्यिक रचनाएं होने लगी, साथ में इसमें जो शब्दावली है, शब्दावली अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत विस्तृत रूप से पाई जाएगी, उसे कहेंगे भाषा। अब चर्चा करते हैं राजभाषा के बारे में। राजभाषा क्या होती है? राज्य या प्रत्येक, देखिए नाम से कंफर्म कर, देखिए हिंदी को जब भी मैं पढ़ूंगा, हिंदू में ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा क्या कहती है कि जो शब्दों हैं यही इसके शब्द पूरा विस्तार करके बताते हैं। राज्य भाषा, राज्य या प्रदेश द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे? राज्य भाषा। उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में दो राज्य की भाषाएं, एक क्या है? हिंदी, जो सन 1947 में स्वीकृत की गई थी, एक उर्दू जिसको 1989 में स्वीकार किया गया। उत्तर प्रदेश की दो राज्य की भाषाएं, दोनों राज्य भाषाओं के बारे में ध्यान रखिएगा। पहली भाषा हिंदी, जिसको 1947 में राज्य का प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में किया जाएगा, उस भाषा को हम लोग राज्य भाषा कहेंगे। राज्य भाषा क्या है? राज्य सरकार द्वारा जिस भाषा में क्रियाकलाप एवं प्रशासनिक कार्यों को किया जाए, उससे हम लोग राजभाषा कहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजभाषा दो है, एक हिंदी संलग्न उर्दू। मातृभाषा की चर्चा करें, मातृभाषा के बारे में देखिएगा तो मातृभाषा को ध्यान रखिएगा, माता द्वारा या परिवार द्वारा प्रदान की गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा क्या? किसी भी व्यक्ति की मातृभाषा अलग हो सकती है, उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा अलग हो सकती है। मातृभाषा क्या? व्यक्ति जन्म के उपरांत अपने परिवार से, अपनी माता से जिस भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने वर्तमान समय में मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य की है। मातृभाषा क्या है? माता की भाषा, बोली या घर की बोली, समाज द्वारा स्वीकृत बोलियां राजभाषा कहलाती हैं। भारत के राज्यों के बारे में चर्चा करें, भारत के राज्यों का अधिकारिक राजभाषा क्या? चलो ठीक है, ये पॉइंट्स अलग है। पहले मातृभाषा कंफर्म हो गया, मातृभाषा के बारे में देखिए। अब देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था राजभाषा के बारे में। राजभाषा हिंदी को अगर ले लें तो हिंदी भारत के 11 राज्यों की राजभाषा है। 11 राज्यों की अगर राजभाषा के बारे में चर्चा करें तो 11 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। और ये हिंदी में से भी क्या, 11 में से ध्यान रखिएगा 10 राज्य हैं और 2 इसमें यूनियन टेरिटरी हैं। सॉरी, 9 राज्य हैं व 9 सॉरी ठीक है 9 राज्य हैं व 2 यूनियन टेरिटरी हैं। 9 राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा। तो यूनियन टेरिटरी कौन है? दिल्ली और अंडमान निकोबार। हिंदी राजभाषा किनकी है? हिंदी 9 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की राजभाषा है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कंफर्म होगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व हरियाणा। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली, और दिल्ली के साथ कौन से? अंडमान निकोबार। दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट।
अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में कंफर्म हो गया। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग की जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाएगी। वर्तमान समय में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पे आंग्ल भाषा या इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। संपर्क भाषा क्या है? दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाली वह भाषा जो एक दूसरे से जोड़ती है। संपर्क भाषा जब राज्य के स्तर पर जो है बात करेंगे तो एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार के साथ जिस भाषा में संपर्क करे उसे संपर्क राजभाषा कहेंगे, या केंद्र राज्यों द्वारा जिस भाषा में प्रयोग करे उसे संपर्क भाषा कहेंगे। संवैधानिक प्रावधानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के बारे में 3 पॉइंट्स याद रखिए। 343, 344 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। 345 से लेकर 47 के मध्य में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में या प्रादेशिक भाषाओं का विवरण दिया गया है। 348 और 49 में उच्चतम न्यायालय व हाईकोर्ट द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान में भाषा के बारे में क्या है? भाषा के लिए भाग 17 का अलॉट किया गया। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया और इसके साथ ही भारतीय संविधान में 343 से लेके 351 या अनुच्छेद या आर्टिकल 351 तक इसके बारे में वर्णन किया गया कि राजभाषा के बारे में कौन कौन से प्रावधान है। एक बार हम लोग इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में स्विच करेंगे। सबसे पहले देखिए कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं। मुख्य तौर पे पॉइंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। 343 क्या कहता है? भारतीय संघ की भाषा हिंदी रहेगी और यह हिंदी भाषा का खड़ी बोली का प्रारूप देवनागरी भाषा में प्रयुक्त किया जाएगा। हिंदी भाषा खड़ी बोली देवनागरी लिपि। 343 के 2 में क्या कहता है? प्रशासनिक प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है और ये हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। राजभाषा के आयोग का निर्माण किया गया जो जिसके अध्यक्ष थे बीजी खैरी जी। 344 के बारे में चर्चा करें। आर्टिकल 344 जो है वो राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग के निर्माण की या आयोग का गठन के बारे में बताता है। 344 के तहत क्या? राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में सलाह लेने के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं और यह भाषा आयोग क्या करे? यह राजभाषा आयोग राजभाषा के विकास के क्रम में नियम बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। 345 क्या कहता है? 345 कहता है राज्यों को राजभाषा के भाषा में प्रावधान दिया गया है कि राज्य अपने राज्य की किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत कर सकते हैं। राजभाषा क्या है? राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार। 346 क्या कहता है? 346 कहता है संघ और राज्य के मध्य मतलब केंद्र सरकार व स्टेट्स के मध्य राज्य सरकार के मध्य जो भी पत्राचार होगा यह पत्राचार किस भाषा में होगा इसके बारे में बताता है। मुख्य तौर पे ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रहता है, जिस भी राज्य के साथ जिस भाषा के रूप में होगा। और ये संघ और केंद्र के साथ, संघ और राज्य नहीं, संघ राज्य राज्यों के मध्य या राज्य संघ के मध्य किस तरह के पत्राचार होंगे और इस पत्राचार की क्या भाषा रहेगी इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत करता है। 347 के बारे में चर्चा करें। 347 कहता है कि राष्ट्रपति राजभाषा के बारे में राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने राज्य में अपनी राजभाषा का विकास करें और उस विकास के लिए कौन कौन से चरण अत्यंत आवश्यक है। 348 के बारे में चर्चा करें। 348 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताता है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा या आंग्ल भाषा में दिए जाते हैं। 350 के बारे में चर्चा करें। आर्टिकल 350 कहता है व्यक्ति कहीं का भी नागरिक हो, वो नागरिक हो या ना हो, भारत में है तो भारत में अपने समस्याओं के निवारण हेतु किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है और यह आवेदन जो बंदा प्राप्त करेगा या उसका लक्ष्य है कि उस भाषा को ट्रांसलेट करे। जस्ट सपोज कि कोई फ्रेंच नागरिक आया भारत में और उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो भारतीयों को या भारतीय सोल्जर्स को या भारतीय राज्य की पुलिस को फ्रेंच भाषा में भी अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर सकता है। वहां के अधिकारी अब उसको ट्रांसलेट करके अध्ययन करेंगे, वो अलग की चीज है। परंतु कोई भी व्यक्ति वह नागरिक हो या ना हो अपनी समस्याओं का निवारण के लिए संघ या राज्य में किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। वो राजभाषा में आवेदन होना कंपलसरी नहीं है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं 350 का भाषाई अल्पसंख्यक समूहों हेतु विशेष प्रावधान किए गए। 350 के खा में बताया गया राष्ट्रपति द्वारा एक अल्पसंख्यक समूहों के बारे में चर्चा करें। 351 कहता है राज्य सरकार हिंदी के विकास के लिए प्रावधान करेगी तथा हिंदी के विकास को करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। अब इसके अलावा कुछ और प्रावधान है जो दिए गए, जैसे आर्टिकल 20 के बारे में चर्चा करें। आर्टिकल 20 सदा बताता है देश की संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी भाषा में ही किया जाएगा, परंतु विधानसभा अध्यक्ष सदा किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थानीय या राज्य की भाषा में या अपने राज्य की भाषा में
प्रस्तुत करने के लिए, संबोधन देने के लिए बता सकते हैं कि आप संबोधन करें। जैसे जब सपोज कोई व्यक्ति कन्नड़ से है और वो कन्नड़ भाषा में अपना संबोधन देना चाहता है, तो उसके लिए उसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष को बताना होगा, वो परमिशन दे सकते हैं कि आप इस भाषा में दें, ठीक है। परंतु इसका जो कार्य रहेगा, क्रियाकलाप रहेंगे संसद भाषा, वो दो ही भाषाओं में किए जाएंगे, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा में किए जाएंगे। आर्टिकल 30 कहता है धर्म व भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म या भाषा के संरक्षण हेतु शिक्षा संस्थानों का निर्माण किया जा सकता है और यह निर्माण चलाने के लिए उसके पूरी तरह अनुमति रहेगी। आर्टिकल 120 कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और 210 कहता है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो ये आज का सेशन था जहां पे हम लोगों ने चर्चा की भाषा के बारे में, भाषा के विकास के बारे में कि भाषा क्या है, और कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि भाषा का निर्माण कैसे होता है। ये संस्कृत भाषा क्या है, पाली भाषा क्या है, प्रकृत भाषा क्या है, ये भाषा विभाषा उपभाषा क्या थी, प्रकृत क्या थी, पाली क्या थी, इन विषयों के बारे में कल के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी को किन भागों में बांटा गया, इन सभी विषयों के बारे में हमारी कल की क्लास में चर्चा होगी। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिए, दूसरा शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए सेशन को यहीं रख रहे हैं। कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। और हाँ, इन सभी की PDF तो आपको मिल ही रही होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।